जियोमेट्रिक प्रोग्रेस, जीपी, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अब देखो बात हो गई हमारे टॉपिक के नाम की। अब हम बात करते हैं इसके कुछ जो वर्ड है इसमें काम आएंगे, जिसको हमें क्या पहचान करना है, तो उनकी बात कर लेते हैं हम। जैसे मेरे पास एक सीरीज है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो गुणोत्तर श्रेणी है वो इस सीरीज में होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ऐसे ऐसे चलती जाती है। अब देखो इसमें देखो डिफरेंस क्या है, पहले ए था, फिर आर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक आर और से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक और आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ऐसे मतलब आर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अब देखो हमें कोई कह दे कि आर निकालना है, तो आर कैसे निकालेंगे, ये देखो ये है हमारा दूसरा पद, ठीक है, ये है यहाँ से हमारा पहला पद। तो मैं ये कहूँ कि दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दो, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो a2 दूसरे को पद को बोल देता हूँ मैं, और a1 पहले पद को बोल देता हूँ, a2 बटा a1 क्या आ गया, आर आ गया a2 बटा a1 करने पर। अब देखो a3 बटा a2 करने पे आर आ रहा है क्या, a3 कौन सा है, ए आर स्क्वायर है, ए आर स्क्वायर है, और a2 कौन सा है, ए आर है, ए आर है, आर आ रहा है ना, आ रहा है भाई। अब मैं बात करूं a4 बटा a3 की, तो ए आर क्यूब बटा ए आर स्क्वायर आर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर तो हो अगला पद पीछे और नीचे हो पिछला पद, जैसे ये था अगला पद और ये था पिछला पद, ये था अगला पद ये था पिछला पद, तो अगले पद में पिछले पद का भाग दे देना तो आर आ जाता है। ठीक है, और ये बढ़ कैसे रही है, आर आर का मल्टीप्लाई होता जा रहा है और ये सीरीज बनती जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी। इस आर का क्या नाम होता है, इस आर को हम बोलते हैं सार्वनुपात। आर को बोलते हैं हम सार्वनुपात। ठीक है, उसमें बोला था हमने सार्वंतर, यहाँ पे इसका नाम चेंज होके हो जाएगा सार्वनुपात। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में है ना, तो यहाँ पे इसका अनुपात सार्वय अनुपात लगा दिया। वहां पे क्या कर रहे थे हम, अंतर ज्ञात कर रहे थे, तो सार्वय अंतर हो गया था, और यहाँ पे सार्वय अनुपात हो गया। अब देखो एक सीरीज लेते हैं हम, उससे हम कैलकुलेट करते हैं सब चीजें। अब देखो एक सीरीज है मेरे पास 2, 2√2, 4, 4√2, 8, और ऐसे ऐसे चलती जा रही है। अब हमें कोई ये बोल दे कि इसका प्रथम पद क्या है, तो a बराबर 2, प्रथम पद को हमेशा a से a1 से या a से डिनोट करते हैं, तो प्रथम पद हो गया 2, दूसरा पद है a2 है हमारे पास 2√2। ठीक है, दूसरा पद भी आ गया। अब बात करते हैं इसके आर की, पूछ ले कोई आर क्या, तो मैंने क्या कहा था, दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दो, मतलब अगले वाले पद में से पिछले वाले पद का भाग दे दो, आर आ जाएगा। 2√2 में मैंने डिवाइड किया 2 का, तो ये आ गया √2, ये हो गई हमारी आर की वैल्यू। आर भी निकालना सीख लिया। अब हम बात करते हैं इसके एनवें पद की और एन पदों के योगफल की। इसका एनवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, अब देखो मैं एक नई सीरीज ले लेता हूं। जैसे मेरे पास एक सीरीज है 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 3 की पावर 4, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। मैं इसको कैलकुलेट, ये 3, ये 9, ये 27, ये 81। आर का मान कितना है भाई, इसमें दूसरे वाले में से पहले का भाग दे दो, 9/3 कितना आ गया, 3 आ गया आर की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक बात और करते हैं कि हम गुणोत्तर श्रेणी को पहचानेंगे कैसे। हमें कोई कह दे कि भाई ये गुणोत्तर श्रेणी पहचानेंगे कैसे, ये कोई गुणोत्तर श्रेणी पहचानेंगे कैसे, ऊपर वाली ले लो, ये तो हमें पता भी चल जाता है, ऐसे भी चल जाता है, कोई ऐसी दे दे तो पहचानेंगे कैसे।
बीच वाले का स्क्वायर, बीच वाला पद कौन सा है, जैसे ये a1 हो गया, ये 2 हो गया और ये a3 हो गया। बीच वाला कौन सा है, a2 है, तो a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a1 और a3 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं सॉरी, a1 और a3 का क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणनफल होगा, वही a2 के स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे, a2 का मान है ar का होल स्क्वायर, a1 का मान है a और a3 का मान है ar स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे भी एक की 2 पावर हो जाएंगी तो a स्क्वायर आर स्क्वायर, मान आ गया हमारे पास दोनों इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि इसमें है ना बीच वाले का मतलब a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a1 और a3 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके nवें पद की। nवां पद क्या होगा, पहले चेक करते हैं ये समांतर श्रेणी में क्या है क्या, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी 9 का स्क्वायर हो गया 81 और ये आ गया 3 इंटू 27, ये था a2 का स्क्वायर और ये a1 इंटू a3 कितना आ गया 81 आ गया, तो 81 इज इक्वल टू 81, तो ये जीपी में जियोमेट्रिक प्रोग्रेस में है। अब बात करते हैं इसके nवें पद की। nवां पद क्या होता है इसका, nवां पद होता है a r दी पावर n-1। जैसे इसका मैंने ज्ञात करना है पहला पद, तो पहला पद क्या आ जाएगा हमारा a r दी पावर 1-1, a r दी पावर 0, r दी पावर किसी भी संख्या की पावर 0 का मान होता है 1, a इंटू 1 मान आ गया हमारा a, जो कि हमने माना था कि ये जीपी है, इसका प्रथम पद a होता है तो a। अब दूसरा पद ज्ञात करते हैं, दूसरा पद ar2-1 कितना आ गया ar, दूसरा पद क्या आ गया ar। तो तीसरा पद भी हम देखो क्या रहा है, यहाँ पे था 2 और r की पावर आ रही है 1, a तो सेम चल रहा है तो यहाँ पे t3 है तो a r की पावर आ जाएगी 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि t3, जैसे मैं पूछूं t1000 कितना होगा, तो a r दी पावर 900। ठीक है, ये आ जाएगा, इससे एक कम आएगी, r की पावर a ही रहेगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसका जो nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सीरीज ली ऊपर वाली 3-3 वाली, इसमें मैंने चौथे पद तक पता है, पांचवां पद नहीं पता। अब पांचवां पद कैसे याद करते हैं वो देखते हैं। चलो पांचवां पद नहीं, मैंने लिखा था यहाँ पे 3, 9, 27, 81। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका तीसरा पद 27 है, हमारे फॉर्मूले से 27 आ रहा है या नहीं आ रहा ज्ञात करते हैं। t3 ज्ञात करना है हमें, tn का फॉर्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे a r दी पावर n-1, a r दी पावर 2। ठीक है, a का मान यहाँ पे कितना है 3 है, r का मान यहाँ पे निकाला था 9/3, r का मान कितना आया था 3 आया था, तो r का मान है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27 होता है, तो इसका तीसरा पद क्या है 27 आया। तो हम इस प्रकार से इसका nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इसका nवां पद की बात हो गई। अब हमें कोई कह दे कि इसका nवां पद ये है और वह मान बताइए कि इसका कौन सा पद nवां पद है। ठीक है, देखो कैसे, ये तो था हमें n दे रखा था, n दे रखा था और क्या पूछा tn पूछ रखा था। अब हमें कोई tn दे देगा और क्या पूछ लेगा n पूछ लेगा, कैसे देखते हैं। अब हमें कोई कह देगा किसी जीपी का चौथा पद, सॉरी किसी जीपी का 81 कौन सा पद होगा, ठीक है, किसी जीपी का 81 कौन सा पद होगा। हमें देखो हमने जीपी लिया 3 का स्क्वायर 3 की पावर 3 की पावर 4, इसका चौथा पद 81 है। अब हमें कोई पूछ ले किसी जीपी का, कोई जीपी है ये, हमें ये दे देगा यहाँ तक दे देगा
जैसे ये हमें स्टेप नहीं देगा और हमें पूछ लेगा कि 81 कौन सा पद है। ठीक है, अब तो हमें पता है कि चौथा पद है। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि 81 कौन सा पद है। तो हमें tn का मान दे दिया 81, ठीक है यहाँ पे, और a का मान है 3 है हमारे पास, r का मान है कितना 3। ठीक है, तो हम फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूला हमारा tn इज इक्वल टू a r दी पावर n-1। ठीक है, tn का मान है 81, a का मान है 3, r का मान है 3 की पावर n-1। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे है 3 की पावर n-1। दोनों ऐड हो जाएंगी तो वो आ जाएगा n। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना मैं। यहाँ पे 3 की पावर 4, यहाँ पे 3 की पावर n। अब इनको सिमिलरली देखें तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। वो हमें पता ही था कि n का मान यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ये हमारी बात प्रूव हो गई। अब बात करते हैं इसके n पदों के योगफल की। इसके n पदों का योगफल क्या क्या होता है। अब देखो इसका n पदों का योगफल है ना, वो तीन तरीके से ज्ञात किया जाता है। एस एन इज इक्वल टू a r दी पावर n-1 और r-1। दूसरा होता है इसका na। तीसरा होता है इसका a1 r दी पावर n और 1 r। यहाँ पे होता है r का परिमाण 1 से बड़ा, यहाँ पे r का परिमाण होता है 1 और यहाँ पे r का परिमाण होता है 1 से छोटा। ठीक है, सार्वनुपात का परिमाण 1 से बड़ा, सार्वनुपात का परिमाण 1 के बराबर, सार्वनुपात का परिमाण 1 से छोटा, ये Sn के मान होते हैं। अब इसमें भी दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। n दे देगा और क्या पूछ लेगा, Sn पूछ लेगा। Sn दे देगा, क्या पूछ लेगा, n पूछ लेगा। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम आगे करेंगे। अब देखो इसके अनंत पदों का योगफल देखते हैं, एस इन्फिनेटिव। अब देखो दो प्रकार से इसके अनंत पदों का योग आता है। एक तो आता है अनंत, जब r का मैग्नीट्यूड किससे 1 से बड़ा हो, और एक आता है a/1 r। बड़ा या बराबर कह सकते हो आप, बराबर हो तो भी क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। और ये होता है r का मैग्नीट्यूड <1। ठीक है, ये मान आएंगे। अब हम इस बात को पहले समझते हैं कि ये कैसे कैसे होता है। अब देखो मैंने एक जीपी ली थी पहले, कौन सी, 3 का स्क्वायर, 3 की क्यूब, 3 की पावर 4। यहाँ पे आ रहा 3, 9, 27 और ये आ रहा था हमारा 3 की पावर 4, कितना हो गया 81, ये आ रहा था हमारा। ठीक है, अब इनको देखो ये आगे आगे चलता जा रहा है अनंत तक। संख्याएं क्या होती जा रही हैं, बड़ी होती जा रही हैं। अब बड़ी संख्याओं को जोड़ते जाएं तो अंत में क्या, एक बड़ी संख्या बनेगी जिसका हमें पता नहीं, क्योंकि ये कहाँ तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अनंत ही आएगा। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन, जब इक्वल हो 1 के, r का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे r का मान 3 था जो 1 से बड़ा था। ठीक है, अब 3 3 3 3 अनंत तक चला जाए। अब देखो 3 3 3 3 अनंत तक है, तो हमें पता तो नहीं भाई कहाँ जाके 3 खत्म होगा। 3 जुड़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ये इसका ऐड होता जा रहा है। अनंत पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं नाम, यहाँ पे भी ऐड होता जाए तो कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अनंत इंटू 3 होगा, क्या आएगा, अनंत ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे 2 2 2 को हम 5 बार जोड़े
तो कितना आता है, 10 आता है, या हम कह दे 5 इंटू 2 आता है, 10 आता है। तो इसी प्रकार अनंत इंटू 3 कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं जो 1 से छोटा होता है उस कंडीशन में क्या होता है। अब हम एक जीपी लेते हैं जिसमें आर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से कम होगा। कौन सी, जैसे मैंने 1 ले लिया, 1/3 ले लिया, 1/3 का स्क्वायर ले लिया, 1/3 का क्यूब ले लिया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ये 1/3 कितना आएगा, ये हो जाएगा 0.333, ऐसे चलता जाएगा, मतलब घटती जा रही वैल्यू। पहले 1 था, फिर 0.333 हो गया, फिर आगे और भी कम वैल्यू आएगी, 3 का स्क्वायर 1/9 है तो 0.1111 कुछ भी आएगा, ऐसे ऐसे मतलब घटती जा रही वैल्यू। तो घटती जा रही है तो लास्ट में मतलब एक ऐसी वैल्यू आएगी जो बिल्कुल ही 0 के नजदीक होगी। उसके बाद में वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कैलकुलेट करना ही छोड़ दिया। एक वैल्यू ऐसी आई जो लगभग 0 के बराबर थी। ठीक है, यहाँ पे देखो आर का मान कितना है, 1/3/1। ठीक है, दूसरा पद बट्टा पहला पद 1/3, जो कि किसके छोटा है, किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो आर की वैल्यू, आर का परिमाण 1 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 के जो इक्वल आ रही थी वैल्यू, तो वैज्ञानिकों ने क्या मान लिया, इससे आगे तो 0 ही होगा। तो कुछ जो फिक्स आगे आगे पद आए उनको वैज्ञानिकों ने जोड़ दिया और उसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करके एक फॉर्मूला बना दिया। वो फॉर्मूला था हमारा a/1 - r। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और 1 - r की वैल्यू है 1/3, वैल्यू आ गई हमारी 3/2। तो इसके अनंत पदों का योगफल कितना आ गया, 3/2 आ गया, जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। ठीक है, तो हम अनंत पदों का योगफल तभी ज्ञात कर सकते हैं जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारे अनंत पद लिखे थे हमने पहले थोड़े उनकी। अब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो मैं पहले वाली सीरीज लेता हूँ, 3, 9, 27, 81, ये चलता जा रहा है। अब देखो ये 4 पद ले लिए मैंने पहले, छोटी सीरीज ले लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत ना हो। 2, 4, 8, 16, ये कोई 4 पदों की जीपी है। ठीक है, जीपी चेक करें जीपी है या नहीं। दूसरे बीच वाले का स्क्वायर कितना आ गया, 16 आ गया, और पहला और तीसरा 2 × 8 कितना आ गया, 16 आ गया। इसका मतलब कि किस में है, जीपी में है। बीच वाले का स्क्वायर यदि बाहर वालों के गुणनफल के बराबर आ जाए तो वो सीरीज हमेशा किस में होगी, जीपी में होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके जो n पदों के योगफल के क्वेश्चन किस किस प्रकार से आ सकते हैं। अब हम पहले चेक करेंगे कि r का मान इसमें कितना है, तो 4/2 कितना है, 2 है इसमें r का मान। अब हमें पूछ लिया इसका जो 5वां पद क्या होगा, जीपी का 5वां पद क्या होगा। ऐसे चलती जा रही है, 5वां पद क्या होगा, सॉरी हमें 5वां पद नहीं, 4 पदों का योगफल पूछ लिया, 4 पदों का योगफल पूछ लिया कितना होगा। r का मान यदि 1 से बड़ा हो तो फॉर्मूला n पदों के योगफल का कौन सा लगेगा, r⁻n-1 r-1। 4 पदों का योगफल पूछ लिया तो फॉर्मूला हमारे पास क्या लग जाएगा, a का मान यहाँ पे 2 है, r का मान यहाँ पे 2 है और n का मान यहाँ पे 4 है, -1/2 -1। 2 × 2⁴ का मान कितना हो गया, 16 -1, 15 × 2 कितना आ गया, 30 आ गया। अब हमें कोई कह देगा कि 4 पदों का योगफल नहीं, ऐसे कह देगा कि कितने पदों का योगफल 30 है, कितने पदों का योगफल 30 है। तो हमें ये भी फाइंड करना आना चाहिए। देखो 30 दे दिया,
एन की वैल्यू नहीं दी, पूछ रखा है कितने पद होंगे, एन की वैल्यू पूछ रहा है, एस एन दे दिया 30 और ए का मान यहाँ पे ये सीरीज दे रखी है 2, आर का मान यहाँ पे दे रखा है 2n-1 अपॉन 2-1। कैलकुलेट करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, तो ये 2n इज इक्वल टू आ जाएगा 16। 2n इज इक्वल टू 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 4। सिमिलरली देखें तो n का मान यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे भी जा सकते हैं परीक्षा में, तो आपको दोनों तरफ से तैयार रहना है। बात करते हैं जियोमेट्रिक मीन की, हमारे जीएम की, जियोमेट्रिक मीन की। तो ए बी का जो जियोमेट्रिक मीन होगा, जियोमेट्रिक मीन वो होगा ए बी दी पावर 1/2। ठीक है, ए बी सी का जियोमेट्रिक मीन होगा वो क्या होगा, ए बी सी दी पावर 1/3। A1 A2 A3 डॉट 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 AN का GM क्या होगा, वो होगा A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN दी पावर 1/n। जैसे यहाँ पे A और B थे, एक हमारा पद हो गया, B दूसरा पद हो गया, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1 2 3 तो 1/3, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ऐसे चलता गया n तक, तो 1/n। तो ये बात हो गई 1/n की, और बात की हमने यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन की। अब हम बात करते हैं, यदि किसी दो संख्या के मध्य n GM ज्ञात करने हों, तो कैसे ज्ञात करेंगे। दो संख्याएं ले ली मैंने A और B, अब इसके मध्य जो n GM ज्ञात करने हैं, G1 G2 ऐसे ऐसे चलते जाए और यहाँ कहाँ तक, Gn तक। दो संख्याओं के मध्य n GM ज्ञात करना है हमें। कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो क्या इफेक्ट पड़ेगा इन पे, इसका जो nवां पद था वो क्या था हमारा, AR दी पावर n-1। ठीक है, अब देखो पद कितने GM लेने हैं, n, और A और B टोटल कितने हो गए पद, n+2 हो गए, तो n की जगह हमें पुट करना है n+2। ठीक है, और A की जगह है हमारे पास A, और जो Tn की जगह है हमारे पास B, जो A की जगह है हमारे पास A और Tn की जगह है हमारे पास B। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा B AR दी पावर n+1। ठीक है, अब यहां से हम R की वैल्यू निकालें तो R की वैल्यू आ जाएगी B/A दी होल पावर 1/n+1। अब देखो G1 G2 G3 Gn ये क्या क्या हो जाएंगे, अब देखो एपी ये जीपी है, ये किस प्रकार होती है, ये होती है ए, प्रथम पद ये हो गया, दूसरा पद हो गया AR, तीसरा पद हो गया AR², फिर AR3, ऐसे ऐसे। तो ये तो हमारा हो गया, ए की जगह ये हो गया A, G1 की जगह हो गया AR, G2 की जगह हो गया AR² और G3 की जगह हो गया AR3। इसी प्रकार Gn की जगह क्या आ जाएगा, ARn। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार R की वैल्यू आएगी, हम हमारे पास A दिया ही हुआ होगा,
तो ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, तो G1 भी ज्ञात कर सकते हैं, G2 भी ज्ञात कर सकते हैं, G3 भी ज्ञात कर सकते हैं और Gn भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम ये G1 G2 G3 Gn ये ज्ञात कर सकते हैं।